हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और ज़रूरी भी है कि आपका पेपर नज़दीक आ रहा है तो आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा और धार दें और अच्छे से तैयारी को बूस्ट करिए और मतलब निरंतर आप लगातार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के अलावा आप थोड़ा सा पढ़िए भी और उसके बाद प्रैक्टिस और लिखिए। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए लिखने की, क्योंकि लिखना इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में कई लोगों से जब मैंने बात की, जो मेरे जानने वालों में से जो पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि ऐसे को कहाँ से शुरू करें, इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, बॉडी में क्या रहेगा, कंक्लूजन में क्या रहेगा, वो सब। और कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब पूरा फॉर्मेट ही उनको अभी उनका मिसमैच हो रहा है, कैसे पूरे ऐसे को पिरोना है वो नहीं समझ में आ रहा है। निबंध में क्या लिखा जाता है, कई लोगों को तो यही नहीं पता। किसी भी विषय में निबंध अगर आ जाए और उस विषय में हमने ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, है ना, तो उसके बारे में कैसे लिखें, या इससे पहले हमने उस विषय में निबंध नहीं लिखा और वो ऐसा टॉपिक आ गया कुछ, है ना, तो उसमें कैसे लिखें। और ज़्यादातर लोगों का ये है कि निबंध यार इतने सारे वो हैं, टॉपिक है, इतना कुछ है, कहाँ से तैयार करें, क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ एक थोड़ा सा एक आइडिया हो। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अभी एक स्टूडेंट हैं जो जिनका नाम है पूनम। उन्होंने बोला कि उनको एसिक कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखने में प्रॉब्लम आ रही है और बहुत सारी चीज़ों में। तो इस सब बारे में आज बात करेंगे। और G20 पर भी रुचि ने बोला कि G20 पर एक निबंध लिख के बताइए। तो मैं इस वीडियो में मैं निबंध तो लिख के नहीं आपको बताने वाला, मैं बता दूं आपको, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस आंसर में दूंगा, जिससे आप इनके बारे में भी निबंध सॉरी थोड़ा गला खराब है, इनके बारे में भी आप निबंध लिख पाएंगे। और फिर इसके बाद, इस वीडियो के बाद, मैं प्रॉपरली निबंध लिख के भी दिखाऊंगा या दूंगा आपको कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। निबंध लिखने का सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, सब में अलग अलग चीज़ें लिखी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सबका निबंध हर बार सेम हो, हर बार सबका निबंध डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक जैसा सारे सोचते हैं। और निबंध एक ऐसा टॉपिक है जो एकदम अलग ही विधा है और जिसमें अलग अलग चीज़ें आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। आप किस तरीके से उसके जो हेडिंग है उसको कैसा आप समझ रहे हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने कई सारे ये, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, मैंने कई सारे सवाल लिखे हुए हैं। जैसे कि सवालों में आप देखेंगे निबंध क्या है, निबंध का फॉर्मेट क्या रहेगा, कैसे उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड करें, कैसे उसको एकदम बढ़िया से उसको कहाँ पर क्या रखना है वो करें, और क्या क्या लिखेंगे उसमें, क्या एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, क्या ही लिखना है, सिर्फ वही जो हमारे काम का है वो क्या लिखना है। और उसको किसी भी विषय में यदि मतलब एक बारे में हमने बात कर ली तो उस सारी चीज़ों को हर एक टॉपिक पे कैसे अप्लाई करेंगे और कहाँ कहाँ से निबंध पूछा जाएगा, ये सब सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला वाला क्वेश्चन है कि निबंध क्या है। तो चलिए पहले इसी की बात कर लेते हैं कि निबंध क्या है। तो देखिए यहाँ पर निबंध क्या है, हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए निबंध क्या है ना, आपने बहुत ही ना मतलब हम लोग बहुत ही कैजुअल वे में और बहुत ही, मैं बहुत ही डिफिनेटिक वे में नहीं चाहूँगा कि मतलब उसकी डेफिनेशन बता दूँ आपको। ये बहुत ही कैजुअल वे में, बहुत ही रियलिस्टिक और बहुत ही आसपास की चीज़ों को लेकर के समझेंगे क्या है। ठीक है, देखिए निबंध, पहले वर्ड क्या है ये निबंध, इसका मीनिंग समझना है। जिसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो नी और बंध से हुआ है। और इसका मीनिंग क्या है, नी और बंध। देखो नी जो है, नी और बंध जो जिसका, जिससे निबंध बना हुआ है, इसका मीना है कि बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु। ठीक है, और बंधन में बंधी हुई कोई वस्तु, कई सारी जगह मैंने लोगों को देखा कि लोग कह रहे हैं कि जो निबंध जिसको बांधा ना जा सके, ये बिल्कुल गलत है। वास्तव में निबंध का अर्थ है बंधन, जिसको ऐसा बांधा गया हो, ऐसा मतलब बंधन में जो जितने भी, जिस बारे में भी, जैसे मान लो कोई एक टॉपिक दे दिया, अब उसमें निबंध लिखना है तो उसको ऐसा बांधो, ऐसे अपने विविध विचारों से ऐसा बना होना चाहिए, एक दूसरे से ऐसे लाइनों को, ऐसा सेंटेंसेस को ऐसा एक दूसरे से गुथा होना चाहिए कि किसी विषय की मतलब व्याख्या कर पाए वो। ठीक है, जैसे कि
किसी भी बारे में पूछा गया तो उसको ऐसा बढ़िया से लिखा हो उस बारे में, वो सब बताया गया हो कि उससे पढ़ने से पता चल जाए कि हाँ यार एक्चुअल में ये इसी के बारे में बोला गया है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाए। ठीक है। और थोड़ा वाइड उसमें बात करें तो निबंध जो है वह रचना है जो किसी भी विषय पर, गहन विषय पर जो है विस्तार और पूर्ण संपूर्ण तरीके से, ठीक है, उसके बारे में वर्णन कर दे। उसके अलावा फिर आपको कुछ भी पढ़ने की यहाँ से जरूरत ना पड़े। इसके पढ़ने के बाद पूरी तरीके से बंधा हुआ, अच्छे तरीके से बंधा हुआ। ठीक है। तो इस तरीके से निबंध। देखिए निबंध और दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ। ये तो एक टेक्निकल वे में कि अच्छे से बंधा हुआ। मैं और अपने तरीके से अपने वे में समझाता हूँ। जैसे कि आपने कहानी सुनी हुई होगी बचपन में, राजा रानी की कहानी। तो कहानी कैसे शुरू होती है? ठीक है। निबंध क्या है? निबंध बेसिकली एक साहित्य की एक विधा है, जैसे कि कहानी, नाटक और निबंध वैसे ही। तो कहानी अलग होता है, नाटक अलग होता है, कविता अलग होता है। तो ऐसे गद्य विधा का एक गद्य विधा है निबंध, जिसमें से उसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे कहानी के बारे में भी मैंने बोला कि कहानी का आप इमेजिन करिए कि आप बचपन में या नाना नानी से अपनी कहानियां सुनते थे। तो कहानियां कैसे सुनते थे? आपको कहानियां जब शुरू की जाती थी तो वो कुछ उसका नरेशन इस तरह से शुरू होता था कि या तो उसको पहले एनवायरनमेंट बताया जाता था सारा कुछ, कि एक कमरा था, वहाँ पर एक आदमी ऐसे बैठा था, ऐसा वैसा कुछ भी। या फिर ऐसे सुनाया जाता था कि एक राजा था, एक रानी थी, और उनका राज्य बहुत धन धान्य था। वहाँ पे इतने लोग रहते थे, राजा का इतना बोलबाला था, राजा इतना अच्छा था, राजा बहुत अच्छा न्याय करता था। मतलब राजा के बारे में वर्णन। फिर धीरे 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 कहानी ऐसे होती थी कि एक रात ऐसा हुआ कि राजा ने ऐसा किया। समझ रहे होंगे अब मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरह से कहानी शुरू होती थी। नाटक भी ऐसे ही। और ऐसे ही एक निबंध विधा है। अब निबंध विधा में क्या है कि निबंध को ना आप थोड़ा थोड़ा रिलेट करते होते कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री से। आपने अगर डॉक्यूमेंट्री देखी हो कि किसी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी होंगी, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए ताजमहल पे डॉक्यूमेंट्री बन गई। ठीक है। तो ताजमहल पे डॉक्यूमेंट्री बनेगी। ठीक है। ताजमहल। तो ताजमहल पे डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो कैसे बनेगी? आप बताइए मुझे डॉक्यूमेंट्री। आपने अगर वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में, या आप डॉक्यूमेंट्री का थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है, तो पहले क्या करेंगे, वो ताजमहल के बारे में बताएंगे। और ताजमहल के बारे में डिटेल में इतिहास नहीं बताने लगेंगे, ताजमहल का थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि ताजमहल हमारे देश का गौरव है, ताजमहल 7 वंडर्स में से एक है, ताजमहल में इतने लोग दिन भर इतने टूरिस्ट आते हैं, और ताजमहल वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन है दुनिया भर में। तो इस तरीके से ताजमहल के बारे में आप बताना शुरू करोगे। फिर ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में आप बोलोगे कि ताजमहल इतने सन में बना और इस तरह से। तो ये जो है निबंध की एक विधा है। तो इस तरीके से निबंध शुरू होता है। ठीक है। तो निबंध एक अलग विधा। तो ये निबंध के बारे में हमने बात कर ली। अभी और डिटेल में बात करेंगे कि हम कैसे शुरू करेंगे और क्या है। तो निबंध क्या है, इस बारे में हमने बात कर ली कि निबंध क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो निबंध, अगर बिल्कुल एक पूरे को समराइज करें, तो निबंध का मतलब है कि पूर्ण रूप से बंधा हुआ, अच्छी तरीके से बंधा हुआ। क्या बंधा हुआ? निबंध यानी कि जिस बारे में निबंध हमें लिखना है, वो उसकी जानकारी, जैसे मुझे किसी भी टॉपिक पे दिया गया, जैसे मुझे बेरोजगारी पे दिया गया, तो बेरोजगारी की पूरी जानकारी इस तरह से बंधी हुई अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको दी गई हो कि वहाँ उसको आप पढ़ें और आपको पता चल जाए सारा बेरोजगारी के बारे में। तो निबंध को अच्छी तरीके से बांधा जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, आई होप, कि निबंध क्या है। अब दूसरी तरफ मूव करते हैं। निबंध का फॉर्मेट क्या है और इसे कैसे सुगठित करें। ठीक है। बेसिकली निबंध 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आप कहानी देखते हैं या आप मूवी कोई देखने जाते हैं, मूवी में कहानी और उपन्यास की कहानियाँ जो हैं वो आपको बताई जाती हैं, उन्हीं को पिक्चराइज किया जाता है। तो निबंध में बेसिकली क्या है, जैसे कहानी का फॉर्मेट आप कोई मूवी में देखते हैं कि मूवी शुरू होती है, तो पहले उसका इनिशियल स्टेज जो होता है वो बहुत ही थोड़ा कैजुअल नॉर्मल, उसको कहानी को बांध रहे होते हैं। फिर बिल्कुल बीच में जाते हैं तो एक बढ़िया सा जो है एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि एकदम चरम पर, और आपको क्यूरोसिटी आपकी बढ़ जाती है कि वाह यार अब क्या होने वाला है ना। तो बिल्कुल इंटरवल में फिर इंटरवल होता है। फिर इंटरवल के बाद फिर उसका एंड का पार्ट शुरू होता है कि मतलब अब जो बिल्कुल चरम पे जो कहानी पहुंच गई है, उसको धीरे धीरे उतार के उसको एक अच्छे एंड पे ख़त्म किया जाए।
इस तरह से कहानी का फॉर्मेट होता है। ऐसे ही निबंध का फॉर्मेट होता है। निबंध का फॉर्मेट भी 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो इंट्रोडक्शन में, आप सभी को पता है ये चीज़, इंट्रोडक्शन में, और फिर दूसरा होता है बॉडी जिसको हम कहते हैं विषय, और फिर आपका तीसरा आता है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। ठीक है, तो इस तरह से आपका निबंध जो है बटा होता है। अब देखिए इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, इस पर भी बात करेंगे हम बहुत अच्छे से। मैंने सारी चीज़ें देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा है कि निबंध में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब सारी चीज़ें। इंट्रोडक्शन में आपको क्या है ना, जैसे कहानी शुरू होती है वैसे ही किसी टॉपिक में जैसे निबंध दिया हुआ है तो उसके बारे में बढ़िया से शुरू करेंगे आप। उसका अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में क्या तरोताज़ा और बिल्कुल एकदम बिल्कुल करंट में क्या चल रहा है, और ओवरव्यू, एक थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे जिसको पढ़ के, इंट्रो पढ़ के ही ना पूरी क्यूरियोसिटी आ जाएगी। फिर आप बॉडी में उसकी डिटेल एनालिसिस लिखेंगे और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे वो भी आपको अभी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। तो पहले आपका इस तरह से इंट्रो रहेगा, जैसे मान लीजिए ये पूरा पेज है आपका, ठीक है, तो ये आपका इंट्रो रहेगा। फिर यहाँ से आपकी बॉडी का पार्ट शुरू होगा, ठीक है। फिर आपका नीचे जो दूसरे पेजेस में रहेगा, यानी कि ये तो इंट्रो हो गया आधा पेज में, और फिर आपका क्या रहेगा, बाकी का सारा लिख देंगे जितना अगले पेज में, फिर जैसे बहुत सारे पेज हैं ये, यहाँ सब बॉडी चलता रहेगा, सब बॉडी चलता रहेगा। फिर लास्ट में थोड़ा सा आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है आधे ही पेज का, जितना इंट्रो उससे थोड़ा या लगभग उतना ही आपको क्या रहेगा, आपका कंक्लूजन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्या करेंगे, फॉर्मेट रहता है निबंध का, और इस तरह से उसको पूरा स्ट्रक्चर करेंगे। मैं बिल्कुल कैजुअल वे में और बिल्कुल आपको एग्जैक्टली कैसे करना है वो है बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मतलब एक आपको क्या है ना, ऑफिशियल वे में यूपीएससी की तरह की ये वो सब करने की जरूरत नहीं। हमें एग्जैक्टली वर्क कैसे करना है, बिल्कुल ग्राउंड पे कैसे काम करना, वो है मैं आपको बता रहा हूँ। इतना सा ऐसे इंट्रो, यहाँ पे ऐसे बॉडी, और यहाँ पर सीधे कंक्लूजन की बात हो रही है। तीसरे प्रश्न पे बात करते हैं, निबंध में क्या क्या लिखा जाता है। पहली बात, 3-4 चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि स्कूल में जैसे लिखते थे वैसे लिखना है क्या, बिल्कुल नहीं। स्कूल में हम क्या करते थे, स्कूल में हम सीधे लिखते थे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और शीर्षक। तो ये सब बिल्कुल नहीं लिखना है। कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि क्या इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन लिखना है। मैं बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन का क्या मतलब, कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालनी है क्या, जैसे मैंने लिखा इंट्रोडक्शन, ऐसे मैंने लिख दिया, और फिर यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि दिस दिस दिस, ये ऐसा है, और ये मैंने पूरा यहाँ पर ऐसा ऐसा निबंध लिया। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी, फिर मैंने बॉडी लिखना शुरू किया जो भी मेरा कंटेंट। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको ना ही प्रस्तावना लिखना है, ना ही आपको बॉडी या विषय लिखना है, ना ही आपको शीर्षक या शीर्षक का नाम है यहाँ पे, ना ही आपको निष्कर्ष, ना ही आपको यहाँ पे निष्कर्ष, और ना ही आपको कंक्लूजन जो है लिखना है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। प्रस्तावना, विषय या शीर्षक नहीं लिखना। जब आप अपना ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो आपका जो पहला पैराग्राफ होगा ना वो प्रस्तावना होगा, उसके बाद के जो पैराग्राफ होंगे वो आपके विषय होंगे, और जो लास्ट में एक पैराग्राफ लिखोगे वो होगा शीर्षक। तो आपका निबंध जो है इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि पढ़ के ही पता चल जाए कि ये प्रस्तावना है, ये इसका डिटेल्ड विषय है, और ये इसका शीर्षक है, वो निष्कर्ष है। तो यही तो निबंध लिखने की कला है। तो ये सब जो है आपको करना है। तो ये 3 चीज़ें मैंने बता दी आपको कि प्रस्तावना बिल्कुल नहीं लिखनी, विषय भी नहीं, शीर्षक भी नहीं। स्कूल में जैसे लिखते थे वैसा भी नहीं लिखना कि एक बार पूरा छाप दिया और ये वो, जैसे दिवाली पे लिखना तो दिवाली हमारा बहुत अच्छा त्यौहार है, ये वो दिवाली, ऐसा सब नहीं लिखना। ठीक है, पॉइंट वाइज जैसे स्कूल में लिखते थे कि नंबर 1 10 पॉइंट्स लिख दिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, पिक्टोग्राफ यानी कि आपको ग्राफ बनाना पड़ जाए, चार्ट बनाना पड़ जाए, बिल्कुल नहीं करना। यहाँ सब ये सब नहीं चलता, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पर ये सब नहीं करना है। सर मोर देन 500 वर्ड्स और लेस देन 500 वर्ड्स लिख सकते हैं क्या। देखो क्या है ना, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ना, जो एसएससी जो कॉपी वहाँ पे प्रोवाइड करता है हमको एग्ज़ाम लिखने का, मेंस का, उसकी कॉपी आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन आप सर्च करेंगे, और ऑनलाइन अगर नहीं सर्च करने पे मिल रही आपको तो मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप कॉपी का पेज डाउनलोड कर सकते हैं, और उस पर क्या कर सकते हैं, उसकी लाइनें काउंट कर सकते हैं
देख, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत ही टीचर के तरीके या फिर मैं कोई बहुत ही लेक्चरर के तरीके बात कर रहा हूँ। एक्चुअली कैसे काम करना है हमको ग्राउंड पे, उसी पे बात कर रहा हूँ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बिल्कुल कोई इस वीडियो को वैसे नहीं जज करेगा कि यार ये तो बहुत कैजुअल वे में बता रहे हैं। बिल्कुल मैं एक स्टूडेंट्स की तरह, मैं एक यार दोस्त की तरह बता रहा हूँ आपको कि कैसे आपको कॉपी में काम करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इन जो है लाइनों को काउंट कर लीजिए कि कितने लाइनें हैं। आई थिंक उसमें 30 लाइन्स के अराउंड रहती हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। उन लाइनों को काउंट कर लेना। फिर आप उतना ही A4 साइज का पेपर लेकर के उन लाइनों को क्या करना है आपको, कि उतनी ही लाइन का एक रजिस्टर लेकर के आना है और उसमें आपने ऐसे को लिखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले को। फिर उसमें काउंट कर लेना कि एक लाइन में मैं कितने शब्दों को लिख पाता हूँ या लिख पाती हूँ। तो उन शब्दों को काउंट करने के बाद फिर आप उतना 30 लाइन से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपका वो रफली निकल आएगा कि अगर आप एक पेज में 100 वर्ड्स लिखते हैं तो इसका मतलब आपको 5 पेज लिखने की जरूरत है 500 शब्दों के लिए। और यदि आप एक पेज में 120 के अराउंड लिखते हैं तो फिर आपको चार में भी, आप चार साढ़े चार में भी आपका काम चल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर लिखेंगे तो 120 के अराउंड एक पेज में कम से कम एक वर्ड, एक पेज में एक वर्ड आ जाते हैं हिंदी के। और इंग्लिश के भी ही इतने 100 या 120। आप एक बार आप अपनी देखिएगा आपकी राइटिंग कैसी है, उस तरीके से आप देख लीजिएगा। जो चार साढ़े चार पेज का वहाँ पर आंसर आपका बनता है। मोर देन लेस देन 500 का मैंने फॉर्मेट बता दिया कि ये काउंट कैसे करना है। अब रही बात कि अगर ज़्यादा हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, देखो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि एक वहाँ पे ना जो लिखावट होती है और जो पेजेस दिए जाते हैं वो बहुत ही, पेजेस तो 5 दिए जाते हैं, तो बहुत ही जो एग्जामिनर होता है ना उनको बहुत एक आइडिया रहता है कि जो लिखावट है उस हिसाब से कितने 500 वर्ड बनेंगे। और जिस हिसाब से वहाँ पे कॉपी दी रहती है तो 500 वर्ड से ज़्यादा आपको लिखने का मौका मिलता भी नहीं है अगर आप ठीक ठाक आपकी राइटिंग है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि आप वहाँ से काउंट करिए कि कितने आपके वर्ड्स बन रहे हैं कॉपी से लिखने के बाद। तो आपको कम भी नहीं लिखना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है। 4-5 वर्ड 10 वर्ड इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है, तो 4-5-10 वर्ड का आगे पीछे हो सकता है। लेकिन आप कोशिश करिए कि आपका ऐसा ना हो कि 50 वर्ड का एकदम से फ़र्क आ रहा है। 50 वर्ड काफ़ी होते हैं। 50 वर्ड यानी कि आपका अगर एक लाइन में 7 वर्ड भी लिखते हैं आप, तो कम से कम 8 या 10 लाइनों का फ़र्क पड़ जाता है। और 8-10 लाइन बहुत होती हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपना, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर वहाँ कैसे कॉपी चेक कर रहा है, कौन एग्जामिनर बैठा है, तो आप अपने तरीके से आश्वस्त रहिए कि मैंने अपना जो काम किया है वो नियमों और बताए गए निर्देशों के अकॉर्डिंग ही किया है। ठीक है, तो ये वाली बात डिस्कस हो गई इसमें कि निबंध में क्या क्या लिखा जाता है और क्या क्या नहीं लिखना है। हाँ, निबंध में क्या क्या लिखा जाता है ये मैंने शायद बता दिया आपको। क्या क्या लिखा जाता है मैंने पहले ही बता दिया है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। और क्या नहीं लिखना है, ये हेडिंग्स, निष्कर्ष, कंक्लूजन और जो तुम्हारी बॉडी है, इन सब का नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज नहीं लिखना है। क्या क्या लिखना है और इसके बारे में डिटेल में हम आगे क्वेश्चंस में बात करते हैं। देखें देखिए, जैसे किसी भी विषय में निबंध कैसे लिखें, किसी भी विषय में निबंध कैसे लिखें ये बात करते हैं। देखिए कि निबंध जो है, सपोज करिए मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। कोई एक विषय आपने, निबंध लिखना है किसी एक विषय में, कोई एक विषय आपने पढ़ा और उस पर निबंध आपको लिखना है। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल ले लूँ कि मैं बिल्कुल एक सरल सा एग्जाम्पल ले लो आप, इंडिया। कि आपको इंडिया एक विषय दे दिया गया और इसमें आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। क्या लिखोगे आप? मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है कि निबंध ऐसा होना चाहिए जिसमें जिस विषय बारे में पूछा गया है उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस निबंध में समाहित हो। ऐसा बांध दो उसको कि उसके अलावा फिर कहीं और से उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में क्या शुरू करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखते हैं निबंध? जैसे इंडिया के बारे में निबंध लिखना है तो क्या लिखोगे आप? फ्रीडम, मतलब आप क्या कहेंगे, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया एक मतलब संप्रभुत्व देश है। और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में इतनी अपनी वैल्यू रखता है। इस सब के बारे में, इंडिया का वर्चस्व क्या है, इंडिया, ये सब चीज़ें जो है इंडिया के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। इंडिया की पॉपुलेशन वन ऑफ द, मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड में इंडिया की है। ये सब सारी चीज़ें इंडिया के बारे में पहले आप बढ़िया सा एक क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट बनाएंगे। फिर आप बॉडी में आएंगे।
तो फिर इंडिया की बॉडी में इंडिया की पूरी हिस्ट्री को आप बताएंगे। इंडिया का उदय कैसे हुआ, इंडिया किस तरह से स्ट्रक्चर हुआ, इंडिया बना कैसे, इंडिया को पहले क्या कहते थे, इंडिया कब आज़ाद हुआ, इंडिया कब गुलाम था, ये सारा सब कुछ आपको बॉडी में लिखना है। फिर आपको एक कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, और कंक्लूजन में लिखना पड़ेगा कि इंडिया का मतलब फिर से वापस से इंडिया के बारे में जितना आपने बताया तो आपको लिखना है कि ओवरऑल हम देखते हैं कि इंडिया इतनी विविधता लिए हुए अपने आप में एक है, इतनी विविधताओं के बाद भी अपनी अनेकता में एकता दिखाता है, और इंडिया का ये इस तरह से सारी चीज़ें जो है आपको इसमें आपको कंक्लूजन में लिखनी है। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बिल्कुल एक सरल सा एग्जांपल लेता हूँ। आप न्यूज़पेपर देखते हैं, आपके घर में कभी न्यूज़पेपर आता होगा, तो आप न्यूज़पेपर देखते होंगे। तो न्यूज़पेपर में भी कई सारे आर्टिकल लिखे रहते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि पहले जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले ही अभी इस वीडियो की सीरीज़ में पहले वाली वीडियोज़ में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने निबंध बताया था कि आर्टिफिशियल एआई के बारे में आप पढ़ें, क्योंकि हो सकता है एआई आ। तो अब जैसे एआई आ गया तो एआई के बारे में कैसे निबंध आप लिखना शुरू करेंगे। आपने न्यूज़पेपर या कोई भी आर्टिकल आता है उसमें कभी देखा होगा आपने कि जैसे ही एआई आया तो एआई के बारे में जो अभी हाल में कुछ मतलब हुआ होगा, या जो भी एआई की चर्चा जिस बारे में उठी, एआई इतना ज़्यादा उस पे है, चर्चा में है, लोगों की ज़ुबान पे है, तो एआई के बारे में पहले वो बताया जाएगा कि एआई आजकल ये काम कर रहा है, एआई से क्या संभव नहीं, एआई हमारी दुनिया पलट के रख दिया एआई ने, एआई हमारे आसपास हर जगह यूज़ हो रहा है, एआई हमारी ज़िंदगी में ऐसे रोल प्ले कर रहा है, हम एआई में इस तरह से मतलब सारा कुछ जो है एआई के बारे में पहले बड़ा बड़ा आपको एक ओवरव्यू दे देंगे। फिर आपको क्या करेंगे, बॉडी में आएंगे, इंट्रोडक्शन में आपको ये सब दे दिया जाएगा, फिर आपको बॉडी में आएगा और बॉडी में दिया जाएगा कि जो है एआई है उसका कब से शुरू हुआ, एआई की शुरुआत कैसे हुई, जो जॉन मैकार्थी हैं जो एआई के फादर फादर ऑफ एआई बोला जाता है जिनको, उन्होंने कैसे कैसे फिर कहाँ से इसका रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी में आज एआई जो है अपना रोल प्ले कर रहा है, और एआई हम सबकी कामों में हेल्प कर रहा है, हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, वो सब डिटेल में, फिर उसके नुकसान फ़ायदे बॉडी में ही सब, और फिर इसके बाद लास्ट में कंक्लूज़न में आएंगे, और कंक्लूज़न में आप लिखेंगे कि एआई का आगे ये हो सकता है, ओवरऑल ये है, हमें ये ध्यान रखना होगा कि एआई का हम ऐसे इस्तेमाल करें और एआई को इन सब चीज़ों से रेगुलेट भी किया जाए, ताकि हमारा कल को एआई के कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस ना तैयार हो जाएं, ऐसे कोई चीज़ें ना हो जाएं जिससे एआई हमें नुकसान पहुंचाए, या एआई हम मानव जीवन के लिए खतरा बन जाए, इस तरह से चीज़ें जो है लास्ट में कंक्लूजन में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। और एग्जाम्पल के तरीके अगर मैं एक बताऊं तो न्यूज़पेपर की, हाँ मैंने अभी बात बोली, आपने देखा होगा किसी एरिया में, किसी मोहल्ले में किसी शहर में कोई वारदात हो जाती है, और तो फिर उसको कैसे लिखा जाता है। आप हिंदी न्यूज़पेपर ना कभी पढ़िए, आपको पता चलेगा, जो उसका पहला वाला ग्राफ है, वो पैराग्राफ है, उसमें वो बढ़िया से लिखते हैं, बॉडी देखना आप, उसकी बॉडी में लिखा रहता है कि दरअसल ये का घटना है फलाने एरिया के, है ना, वो डिटेल में लिख रहा है, दरअसल घटना दिस 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 एरिया की है, जिसमें रात इतने बजे चल रहा था, मार्केट थी, मार्केट में इतने बजे सब दुकानें बंद हो गई, फिर शाम को चोरों ने ऐसे सेंध मारी कि चोर लेकर फरार हो गए। मालिक के द्वारा बताया गया कि इतने चीज़ें वहाँ पे दुकान पर थी और इस तरीके से चोरी हुई, फिर डिटेल में फिर कंक्लूजन दिया रहता है। तो कैसे बढ़िया उसको स्ट्रक्चर्ड किए रहते हैं, देखा होगा आपने। बस आपको ऐसे ही निबंध स्ट्रक्चर करना है। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आ गया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप निबंध लिखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप निबंध कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, इंडिया के संविधान में इतने इतने आर्टिकल हैं, इंडिया का संविधान सभी को बराबरी का हक देता है, ये सब आपको, और इंडिया का संविधान थोड़ा लचर और थोड़ा टफ भी है थोड़ा ये सब सारी चीज़ें आप लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर डिटेल में आपको इंडिया के उसके बारे में लिखेंगे, संविधान के बारे में, जो अगला पैराग्राफ होगा कि दरअसल इंडिया इतने टाइम से यहाँ पर, इंडिया का पहले कोई संविधान नहीं था, फिर धीरे धीरे यहाँ से इंडिया के संविधान की शुरुआत हुई, फिर इंडिया के संविधान सभा से इस तरह से इंडिया का संविधान का क्या हुआ,
उत्पन्न हुआ और इंडिया के संविधान इस तरह से बना, और इस तरीके से इंडिया के संविधान में ये चीज़ें यहाँ यहाँ से ली गई हैं। तो वो सारा चीज़ें जो है संविधान के बारे में आप बताओगे, सारी चीज़ें, इतने आर्टिकल हैं, इतने इस आर्टिकल में ये लिखा गया, मेन मेन आर्टिकल के बारे में बताओगे, इंडिया की पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके बारे में आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन आता है, फिर आप उसमें बताओगे कि इंडिया का, फिर उसमें आपको अच्छा लगेगा तो थोड़ा अच्छी बातें बताओगे, थोड़ा सा आपको सावधानी। और कभी भी आप निबंध लिखिए किसी में, तो कंक्लूजन में बॉडी का पार्ट बिल्कुल मत लिखिए। कंक्लूजन में हमेशा क्या करिए, आप पॉजिटिव चीज़ को लिखिए, उसी की उसमें से ही सोच के कि आपको ओवरऑल क्या लगता है कि आपको ऐसा होगा, और फिर उसमें कुछ सावधानी भी बरतने की चीज़ें आप लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स मत लिखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, सावधानी बरतने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। एक और सीधा सा एग्जांपल देता हूँ कंक्लूजन के लिए। कंक्लूजन में अगर किसी को दिक्कत है, कंक्लूजन के लिए मैं बता दूं कि जैसे आप दो दोस्तों में बात कर रहे हो, और जब आपकी कन्वर्सेशन ख़त्म होती है, तो आप कंक्लूजन कैसे उस बात को कंक्लूड करते हो कि चलो ठीक है यार, जैसा भी होगा, बस ओवरऑल ये है कि उसका अच्छे से हो जाए यार, तैयारी करेगा तो ओवरऑल हो जाएगा। पीछे पहले भी देखा गया है कि उसने तैयारी की है तो अच्छे से उसका, जब तैयारी की है तो सिलेक्शन हुआ है, कई लोगों का हुआ है, ये भी तैयारी करेगा तो इसका भी सिलेक्शन हो जाएगा, और पढ़ने में वैसे भी अच्छा है, ये सब सारी चीज़ें हैं। और बस उसको ध्यान रखना होगा कि बीच में भी गैप ना करे, नहीं तो ओवरऑल सब अच्छा हो जाएगा। बस ये सब सीरी बारी बात एकदम बात करते हो खत्म। और उससे पहले बॉडी में क्या बात कर रहे होते हैं आप, उससे पहले बात कर रहे होते कि मतलब डिटेल में कि हर दिन 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठता है, एक ही चीज़ को खंगालता है, हर एक चीज़ को ऐसे करता है और ये करता है, ऐसे पढ़ता है, और बहुत अच्छे से आजकल पढ़ रहा है। और मैंने तो एक चीज़ और नोटिस करी कि उसने ये भी करता है, हर एक चीज़ के नोट्स बनाता है, नोट्स बनाने के बाद हर एक दिन का टारगेट लिखता है कि इतना मुझे पढ़ना है, इतना मुझे ये करना है, इतना मुझे ये करना है, और उसके बाद फिर अपना पूरा ख़त्म करता है। फिर जब पूरी बात हो जाएगी, फिर लास्ट में बोलेगी कि चलो ओवरऑल जो भी है, जितना भी करता है अच्छी बात है, बस ऐसे ही करता रहे, और जिस दिनचर्या उसने बनाई है उसी को फॉलो करता रहे। और देखा गया है कि अगर जैसे भी ऐसे लोग बराबर फॉलो करते रहते हैं इस दिनचर्या को, तो देखा गया है कि सक्सेस के इससे चांसेस बढ़ जाते हैं। और ध्यान रखने बस वाली बात ये है कि अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको ब्रेक ना करे वो, और इसी तरीके से वो आगे जाके सफल हो जाएगा। बस इसे ऐसे करके मतलब आप ख़त्म कर देते हो। तो इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन में मुझे लग रहा है मैंने इतने एग्जाम्पल और इतना व्यवहारिक तरीके से आपको बता दिया कि शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको वो भी दूर करूँगा। मैं बड़ा व्यवहारिक वे में बता रहा हूँ, बहुत ही रियलिस्टिक टाइप में, बड़ा ग्राउंड जीरो से, मैं बिल्कुल किताबी भाषा में नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी इस वीडियो में। उम्मीद है मुझे कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अगले पे बात करते हैं। अब बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है, जैसे सबको कन्फ्यूजन है कि निबंध कहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मैंने पिछले कुछ ऐसे के एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं जो उन्होंने पूछा हुआ है। तो ये देखो 2017 में पूछा था, डेमोक्रेसी इन इंडिया। जब भी कोई टॉपिक दिया जाएगा तो आपको एक हेडिंग दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस बारे में आपको लिखना है। जैसे लिखा है यहाँ पे पहला प्रश्न, पहला वाला ऐसे कि डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब डेमोक्रेसी इन इंडिया किस परिप्रेक्ष्य में, अगर आपको उसने डिफाइन कर दिया है तो आपको उसी परिप्रेक्ष्य में लिखना है, और अगर आपको डिफाइन नहीं किया है तो आपको सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है। कई बार विश्व स्तर पर वो जो रैंकिंग आती है उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना पड़ेगा। अन्य देशों से क्या स्थिति है इंडिया की वो बताना पड़ेगा, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। साइबर क्राइम, देखो साइबर क्राइम अभी हाल ही में कितने सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बारे में बोले। ये सब क्या है, करंट मुद्दे इनको बता सकते हैं, ये करंट से रिलेटेड तो है। पिछले साल ही पूछा गया था, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। तो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस मतलब कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी हाल ही में चला, आपने देखा कि कोविड पीरियड में कितना वर्क फ्रॉम होम आप लोगों ने किया, घर मतलब घर से लोगों ने किया क्योंकि ऑफिस जा नहीं सकते थे, है ना। तो घर से ही लोगों ने अपना काम किया, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ। इसी में आप ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट इन्होंने अपने बता दिया कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। तो आपको वर्क फ्रॉम होम
के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताएंगे। फिर बॉडी में क्या रहेगा, डिटेल में वर्क फ्रॉम होम कैसे शुरू हुआ, वर्क फ्रॉम होम का बेसिकली क्या मीनिंग है ना। शुरू में तो बताएंगे कि वर्क फ्रॉम होम जो है इस टाइम पर लोगों को बहुत काम आ रहा है, वर्क फ्रॉम होम से लोगों को बहुत ये मिल गया, वर्क फ्रॉम होम ने कोविड में बहुत मदद किया, वर्क फ्रॉम होम ने किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को चला के रखा, वर्क फ्रॉम होम है ना किस तरह से एक वरदान के रूप में साबित हुआ, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हुआ तो उससे कितनी लोगों को मदद हुई, कितनी जो रोज़गार जो चल रहे थे वो बराबर तरीके से निरंतर चलते रहे वो सब। और रोज़गार फिर उसके बाद जब बॉडी में आएंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस के बारे में लिखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी थी, ये चैलेंज थे, तो वो सारा तो इसमें डिफाइन हो गया। आपको इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ लिखना है कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी थी, इससे क्या क्या बेनिफिट हुए, कैसा आगे के क्या चैलेंजेस मतलब हैं इसमें, और क्या क्या चैलेंज हमें आए हैं। जैसे कि ऑफिस नहीं जा सके तो आप फिजिकल जो अगर जिन लोगों को फिजिकल वर्क होता था ऑफिसेज में या फैक्ट्रियों में वो नहीं कर पाए, क्योंकि आपको अगर लैपटॉप पे बैठ के काम करना है, ठीक है, तो वो तो आप कर लोगे, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन अगर जो लोग फिजिकल का वर्क करते हैं, जहाँ पे किसी फैक्ट्री है या कोई ऐसा वर्क है जहाँ पे फिजिकली वर्क करना पड़ता है, वहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप का यूज़ नहीं है, तो वहाँ उनके लिए तो चैलेंज है ये, है ना। तो और हम वैसे भी जो लैपटॉप में काम कर रहे हैं उनके लिए भी चैलेंजिंग है ये कि वो लोग लैपटॉप से यहाँ से इतनी चीज़ें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या क्या, तो उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक टॉपिक था अफॉरेस्टेशन, ठीक है। अफॉरेस्टेशन में क्या, आपको सिंपल अफॉरेस्टेशन दिया गया और उसके बारे में आपको बताना है, यानी कि जिस तरीके से अफॉरेस्टेशन आजकल हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं और उससे सारी चीज़ें वो सब आपको बतानी है। हिंदी में देखिए पूछा गया था सोशल मीडिया का प्रभाव। अभी हाल ही में देखिए कि सोशल मीडिया मतलब लोग, हर एक आदमी सोशल मीडिया में इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया से कोई आजकल दूर रह ही नहीं पा रहा, तो सोशल मीडिया के बारे में आपको बताना है ना। उसका अब सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में बताना है, प्रभाव पॉजिटिव भी और प्रभाव नेगेटिव भी, दोनों तरीके के आपको बताने हैं। पॉजिटिव भी प्रभाव होते हैं और नेगेटिव भी प्रभाव होते हैं, तो दोनों आपको बताना है। तो पॉजिटिव प्रभाव में आप बताएंगे कि लोगों को क्या क्या फ़ायदे हुए, उससे लोगों को क्या क्या बदलाव आए, लोग किस तरह से अपनी सोशल मीडिया में बात, किस तरह से निरंतर सोशल मीडिया में एक बात तेज़ी से कितनी तेज़ी से एक दूसरे तक पहुंच जाती है, और इसके प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से आपको बताना है कि नेगेटिव प्रभाव में किस तरीके से, है ना। ये भी शिक्षा का निजीकरण एक टॉपिक पूछा गया था, तो शिक्षा का निजीकरण किस तरह से हुआ, उसमें क्या बदलाव आए, उससे क्या उससे फ़ायदे हुए, क्या उसके नुकसान हुए, सारे एस्पेक्ट्स में सोचना है, ठीक है। कोई भी चीज़ पूछी जाएगी आपसे, आपको सबसे पहले उसके बारे में ओवरव्यू देना है इंट्रोडक्शन में, फिर आपको डिटेल में आना है, ठीक है। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम की कोई हिस्ट्री नहीं थी, तो इसके बारे में हिस्ट्री नहीं लिखना है, आपको सिर्फ वर्क फ्रॉम होम कैसे डेवलप हो गया बस ये लिखना है। हिस्ट्री अभी उस करंट ही इसकी हिस्ट्री है, जैसे कि अभी वर्क फ्रॉम होम कैसे डेवलप हुआ, कोविड का पीरियड आया, कोविड ने लोगों को घर में बंद कर दिया, लोगों को फिर ये जो वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी जो मिली, वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर डेवलप हुआ वो वहीं से डेवलप हुआ, ठीक है। तो किस तरह से लोगों ने ऑनलाइन काम करना शुरू किया, तो हमारी आपदा में अवसर हमें मिला वर्क फ्रॉम होम करने का, तो ये एक आपदा थी उसको लोगों ने अवसर में बदला। ये सब सारी चीज़ें, शिक्षा का निजीकरण भी ऐसे ही मतलब कोई भी टॉपिक आता है, ठीक है, तो आपको पहले उसके बारे में ओवरव्यू, फिर उसके बारे में डिटेल एनालिसिस, और धीरे धीरे सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है, नुकसान, फायदे, चैलेंज, आगे की राह। देखिए मैं आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए, ओवरव्यू, फिर आप क्या लिखिए, वो कैसी चीज़ वहाँ से शुरू हुई, कैसे उसका वहाँ पर पनपा, वो उसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में लिखिए। फिर हमारा डेली लाइफ में अगर कोई उसका यूज़ है, हमारी ज़िंदगी में उस चीज़ का कोई यूज़ है तो उसके बारे में लिखना है, हमारी ज़िंदगी से उसे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है उसके बारे में, और आगे की राह क्या है, चैलेंजेस क्या है वो, और लास्ट में कंक्लूजन। तो कितनी चीज़ें आपको, इंट्रो, हिस्ट्री, फिर उसका प्रयोग हमारी लाइफ में क्या है, यूजेस और उसके नुकसान, और नुकसान मतलब आप हमारी लाइफ में क्या क्या यूज़ है, फिर उसके फायदे और नुकसान, और लास्ट में जो है आपको एक लिखना है कि वो आगे की राह क्या है, और लास्ट में फिर एक कंक्लूजन। तो कम से कम 5 से 6 हेडिंग आपको हर एक ऐसे में जो है लिखनी है, ठीक है, ये अब आपको ध्यान रखनी है। 5 से 6 हेडिंग हर एक ऐसे में आपको होना चाहिए। कहीं कहीं आपको 6 से 7 हेडिंग मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 4 से 5 हेडिंग में भी काम चल जाएगा, पर मिनिमम 4 तो करनी ही करनी है हर एक में। देखिए पिछली बार ये पूछा गया था सोशल मीडिया मानव निजता का उल्लंघन,
ठीक है, ये वाला आप ऐसे देखेंगे। तो सोशल मीडिया मानव निजता का उल्लंघन, देखो सोशल मीडिया 2017 में पूछा गया था, इस बार भी दो सोशल मीडिया पूछ लिया गया कि मानव निजता का उल्लंघन कैसे सोशल मीडिया में हो रहा है, उसके बारे में आपको लिखना। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की बदलती छवि, कैसे अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो है अपना अपनी जो है छवि बदली है, कैसे हर एक प्रतियोगिता में, हर एक जहाँ पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं, ओलंपिक्स हो रहे हैं, उसमें कैसे इंडिया जो है मेडल्स ला रहा है, ये सब चीज़ें आपको उसमें डिटेल में लिखनी होंगी। ठीक है, तो ये ओवरऑल वीडियो था। अब मैं इस वीडियो को पूरा एक बार कंक्लूड कर देता हूँ कि निबंध क्या है इसी पेज में। निबंध क्या है? निबंध देखो, एक गद्य विधा है हिंदी की या इंग्लिश में बोल, जो भी है, एक लिटरेचर की, साहित्य की एक विधा है, गद्य विधा है। जैसे कि आपका कहानी होता है, जैसे कि आपका नाटक होता है, वैसे एक निबंध है। कहानी लिखने का एक फॉर्मेट होता है, वैसे एक निबंध का भी फॉर्मेट है। निबंध का क्या फॉर्मेट है? निबंध का फॉर्मेट ये है कि निबंध को पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में, इस तरीके से तीन तरीके से उसको सजाया जाता है। ठीक है तो निबंध का फॉर्मेट क्या रहेगा? निबंध का फॉर्मेट इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, तीन पार्ट में उसका फॉर्मेट रहता है। कैसे उसको सुसंगठित करना है? कोई भी निबंध आए, कोई भी कुछ भी आए, उसके बारे में आपको क्या करना है? रिकॉल करना है। सारी इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करना है अपने दिमाग में कि इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। कोई एक टॉपिक आया, उसको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप सोचिए, सोच के उसकी हेडिंग्स बनाइए, उसको सोचिए कि मैं क्या क्या इसमें एस्पेक्ट कवर करूंगा। ठीक है, सुसंगठित कैसे करें उसकी बात बता रहा हूँ मैं। उसको सोचिए कि इसके एस्पेक्ट, सारे एस्पेक्ट्स को मैं कैसे कवर करूं। अब मुझे सारे एस्पेक्ट्स कवर तो करने हैं, इसकी इतिहास, इसका कब से शुरू हुआ, तो मुझे इतिहास के बारे में लिखना पड़ेगा। इसका कहाँ कहाँ यूज़ है, मुझे उसको सोचना पड़ेगा कि इसका यहाँ भी यूज़ हो सकता है, इसका यहाँ भी हो सकता है, तो बेस्ट यूज जो हो सकता है वो आप लिखिए। फिर उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे, उसके नुकसान क्या क्या होंगे, आगे का चैलेंज क्या रहेगा, ये आपको करना है। ठीक है तो इस तरीके से आप अपने जो है ऐसे को सुसंगठित करेंगे। निबंध में क्या क्या लिखा जाता है मैंने बताया आपको, कि आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू लिखना है, और जो बॉडी पार्ट रहेगा उसमें आपको डिटेल में लिखना है सारे एस्पेक्ट्स, जो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देके बताया, और लास्ट में आपको निष्कर्ष जो लिखोगे आप, तो निष्कर्ष में आपको उसका कंक्लूजन यानी कि ओवरव्यू, जैसे आपने शुरू में दिया था वैसे लास्ट में पूरा ऐसे पढ़ने के बाद आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या होना चाहिए आगे, क्या उचित है, उसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, और क्या क्या नहीं लिखना है मैंने ये भी बताया है कि आपको क्या करना है। जो स्कूल में जैसे करते थे प्रस्तावना और ये सब, तो ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि स्कूल में आप क्या करते थे, आप प्रस्तावना लिखते थे कि प्रस्ताव पॉइंट्स लिख देते थे कि इसमें ये है, ये सब नहीं करना है। सीधे आपको पैराग्राफ बनाना है, इंट्रोडक्शन का, बॉडी का और कंक्लूजन का। ठीक है, इस तरह से पैराग्राफ में पूरे ऐसे को बांट देना है। पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, पिक्टोग्राफ नहीं बनाना है। मोर देन लेस देन 500 का फंडा भी मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली तो कोई नहीं लिख पाता, 2 4 10 15 वर्ड आगे पीछे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप पहले से मतलब आप उसको क्या करना है, कैलकुलेट करके जाइए कि मेरे कितने वर्ड्स इस पेज में बन रहे हैं, उस तरह से आप पेज के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे कॉपी 5 पेज मिलते हैं आपको लिखने के। किसी भी विषय में निबंध कैसे लिखें बता ही दिया मैंने आपको, कि किसी भी विषय में निबंध लिखने के लिए हमें क्या करना है, उस विषय के सारे एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन को गैदर करना है और लिखना है। ठीक है, कोई भी निबंध आएगा उसको आपको ऐसे ही शुरू करना है। मेरा आज गला खराब है तो थोड़ा सा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट वाला मैंने बता ही दिया, निबंध कहाँ से पूछा जाएगा। तो आपको कहाँ से पूछा जाएगा, देखो कोई भी मुद्दा इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। कोई भी मुद्दा जो करंट टाइम में चल रहा है, ठीक है, अगर आप उसके बारे में ऐसे नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन जरूर रखिए। कुछ भी चल रहा हो, जैसे अभी पॉल्यूशन में इतनी ज़्यादा बात हो रही है, तो आप पॉल्यूशन के बारे में पढ़िए थोड़ा सा। ठीक है, न्यूज़ की डिबेट्स आती हैं उनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं, और वहीं से आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। न्यूज़ डिबेट्स आपको बहुत ज़रूरी देखना है, इसलिए तो न्यूज़पेपर पढ़ने को आपको बोला जाता है।
न्यूज़ डिबेट्स में सब कुछ दिए रहता है कि ये दिक्कत हुई, ये ऐसे बोल रहे हैं, वो उस पर ब्लेम कर रहा है, वो गवर्नमेंट ऐसे कह रही है, ये ऐसे कह रहे हैं, लास्ट में कंक्लूजन ये निकल रहा है गवर्नमेंट्स और क्या स्टेप्स ले रही है, वो सब सारी चीज़ें। तो वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप अब फिर आपको फॉर्मेट पता है कि फॉर्मेट में क्या लिखना है, सुसंगठित उसको कैसे करना है। बस आपको उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से उसको पिरो देना है, उसी तरीके से उसको सुसंगठित कर देना है। ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होगी तो आप लिख पाओगे। जैसे अभी हाल ही में हमास और इसराइल का इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सब कुछ, इसके बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप क्या लिखोगे? तो आपको एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा हमास और इसराइल के बारे में। हमास और इसराइल के बारे में जब आप पढ़ोगे एक एक चीज़, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमास जो है, हमास और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो आप बताओगे उसके बारे में ओवरव्यू कि हमास और इसराइल का हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हमास के एक हमले के बाद इसराइल ने अपने हमास के एक हमले के बाद इसराइल के कुछ सैनिकों को और सिविलियंस को उसने क्या किया, हमास ने इसराइल के लोगों को बंधक बना लिया। और उसके बाद उसके जवाबी कार्रवाई में इसराइल उस पर लगातार हमलावर है और उस पर मिसाइल्स कर रहा है, ऑपरेशंस चला रहा है ना, अपने लोगों को बचाने के लिए। और आगे उसने प्लान किया कि हमास को वो ख़त्म करके रहेगा। इससे दुनिया में एक अलग तरीके की टेंशन बढ़ गई है। और आगे क्या होगा ये बड़ा मुश्किल है कहना। दुनिया दो गुटों में बट चुकी है। ये सब आपको ओवरव्यू में लिखना है। और जब आप बॉडी में आएंगे तो बॉडी में लिखेंगे कि हमास कैसे उत्पन्न हुआ है, हमास क्या है, ये लिखेंगे। उसमें लिखेंगे हमास किस तरीके से एक आतंकवादी गुट है, इंडिया भी जिसको आतंकवादी गुट मानता है। तो किस तरह से हमास का जो है उदय हुआ, और हमास को इसराइल ने ही बनाया, फिर आज इसराइल के लिए ही कैसे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और किस तरह से वो सारी चीज़ें आप लिखोगे। फिर हमास कैसे कैसे बढ़ा, फिर हमास की क्या क्या हमास, फिर इसराइल और हमास में क्यों प्रॉब्लम है वो आप बताएंगे, हमास के बारे में बता देंगे। फिर हमास और इसराइल में ये समस्या चल क्यों आ रही है, कब से चली आ रही है, तो आप बताओगे बहुत पुराने टाइम से, है ना, जब वहाँ पर किसका शासन था, किस तरह से यहूदियों का ये यहाँ से इस तरह, तो वो सब आप डिटेल में बताओगे, है ना। इसराइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस तरह से पूरा इसराइल कैसे पहले एक छोटा था, फिर इसराइल में फिर टू स्टेट नेशन की जो है थ्योरी, जो है टू नेशन थ्योरी आती है, वो आप एक्सप्लेन करेंगे। तो वो सब सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी लिख पाओगे। आपको क्या है ना, किसी भी ऐसे को लिखने से पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना है अपने माइंड में कि मुझे क्या क्या इसके बारे में पता है। आंखें बंद करिए, 5 मिनट सोचिए, 10 मिनट सोचिए, उसके बारे में पूरा रिकॉल करिए, हेडिंग बनाइए और बस लिखना शुरू करिए। ठीक है। तो आप एक बार पहले मोटा मोटा हेडिंग्स बना लेंगे, एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले लेंगे कि मुझे ये लिखना है। फिर जब आप लिखना शुरू करोगे ना, एक बार आपकी कलम शुरू हो जाती है, तो आप कहीं भी आप रोकते नहीं हो, आप लिखते ही चले जाते हो। ठीक है। आपके ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो आइडिया आ जाते हैं। और जैसे ही बीच में कोई आइडिया आए, कोई दिमाग में वो बात आए और आप कुछ और लिख रहे हो, आपको तुरंत नहीं वहाँ पे लिखना है वो चीज़, क्योंकि आप हर एक चीज़ को एक सुगठित तरीके से लिखना है। तो आप वहाँ पे हेडिंग पीछे लिख लो, रफ कॉपी में, रफ पेज जो दिया रहता है उसमें लिख लो। और फिर उसको बाद में फिर वहाँ पे आप जोड़ दो जहाँ पर वो आपका जुड़ रहा हो। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा पूरा आज का वीडियो, और ये हमने इस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया। और अगर कोई भी आपका कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई भी आपका सुझाव है, कोई भी आपकी क्वेरी है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भी हम इस बारे में धीरे धीरे बात करते रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बोलना है कि आप प्रैक्टिस जरूर करिए यार, लिखिए ज़रूर, आप हर दिन कुछ ना कुछ लिख लिए। और जो लोग नए हैं ना, बिल्कुल जिन्होंने लिखा ही नहीं है, जिनको लिखने में भी आफत आ रही है कि यार मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा, उनको मैं ये बता दूं कि आप लिखने की आदत कम से कम 10 दिन 15 दिन डालिए ज़बरदस्ती। ज़्यादा दिन देखिए बचा नहीं है, हमारे पास सिर्फ 1.5 महीना है। जिनको ऐसे लिखने में कुछ सूझ नहीं रहा है, तो वो कॉपी करके भी लिख सकते हैं, पहले तो अपना हाथ चलाने के लिए। फिर आपको अपने मतलब सोच के लिखना है कि यार मैं देख देख के ना लिखूं। तो आप सिंपल सा एक फंडा अपनाइए, आप दिन भर में जो जो करते हैं, आप उसको व्यवस्थित तरीके से अपने अच्छे शब्दों में, जितने अच्छे शब्दों का यूज कर सकते हैं, आप अपनी दिनचर्या को ही लिख डालिए। डायरी लिखते हैं ना लोग, आपने फिल्मों में देखा होगा कि पूरी डायरी ही पढ़ के पूरी कहानी हो गई, डायरी पढ़ रहा है, पूरी कहानी उसी में बन गई कि मैं यहाँ गया, फिर मैंने ये किया। वहाँ पर एनवायरनमेंट के बारे में लिखिए कि मैं वहाँ गया और जब वहाँ पहुँचा तो ऐसा माहौल था वहाँ का, मानो ऐसा है, मतलब उस तरह से आप लिखिए। जितना आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी तो आप कुछ ना करिए यार, अपने बारे में ही लिखिए। अपने बारे में 5 मिनट सोचिए, रिकॉल करिए और शब्द बनाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। तो 5 पेज आपको लिखना है।
थोड़ा ब्रेक लेकर के 5 पेज फिर लिखना है। तो 2 ऐसे लिखने का आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको 2 ऐसे पेपर में लिखने हैं। तो 5 मतलब आपको 10 पेज तो ये हो गए, और 2 पेज का आपका ट्रांसलेशन होगा, 2 ढाई पेज का, यानी कि 1 पेज का एक होता है, 1 डेढ़ पेज में हो जाता है। तो ये करके तो अब 10 12 15 पेज, आप 15 पेज की आप प्रैक्टिस कीजिए कि 15 पेज आप 2 घंटे में लिख पाते हैं। तो इस तरीके से आपको फटाफट 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 लिखना है, कुछ भी सोच करके अपने दिमाग में। तो आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बताया कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आप अपने बारे में लिखिए, दिन भर आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे आपका दिन बीता, वही लिखिए। शुरू कीजिए, आपके दिमाग में आएंगे शब्द, बट लिखिए। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है। और जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि निबंध कहाँ से पूछा जाएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो भी करंट मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में पहले इंफॉर्मेशन गैदर करिए, और इसी फॉर्मेट में इसको पिरो दीजिए। ठीक है। मैंने क्या बोला, जो भी मुद्दा है उसका ऐसे तैयार ही मत करो, इसे अपने तरीके से बनाओ। क्या बनाओगे, उसके बारे में पहले पूरा जान लो, और फिर एक अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लो कि मैं इसके बारे में ओवरव्यू, ऐसे समझो कि मैं किसी को समझा रहा हूँ सामने वाले को। ठीक है। जैसे मैंने तुमसे पूछा कि यार ये बताओ कि आजकल ये बड़ा वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्या है। ठीक है। तो अब आप ऐसा दिमाग में सोचो कि मैं अपने दोस्त को समझा रहा हूँ। तो आप एक रिलैक्स एकदम माइंड से, देखो चलो बैठो मैं तुम्हें समझाता हूँ, पूरा डिटेल में समझाता हूँ। बस जब जैसे उसने बोला डिटेल में समझाता हूँ, तो आप एक एक चीज वहां से शुरू करो। कैसे बताना शुरू करो उसको कि देखो, वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो बेसिकली ये है। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, इससे ये फायदा है, इससे ये नुकसान है, उस इससे ये है, ओवरऑल ये है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात हो रही है, और ये हमारे लिए अच्छा है बुरा है जो भी है वो आप डिटेल में उसको समझाओ। और उन्हीं को क्या करना है, आपको बढ़िया से अच्छे शब्दों में कॉपी में लिखना है। ठीक है। तो आप इस तरह से सोचिए। उम्मीद है इस वीडियो में मैंने सारे सवालों के आपके जवाब दे दिए होंगे। वीडियो बहुत ही ऑफिशियल नहीं है कि मैं आपको किताबी भाषा में मैंने आपको समझाया हो, या मैंने कोई प्रोफेसर की तरह लेक्चर दिया हो। मैंने बहुत ही फ्रेंड्स की तरह समझाया मैंने आपको। तो बिल्कुल भी वैसे नहीं जज करिएगा आप वीडियो को। मैंने ग्राउंड पे कैसे कॉपी में काम करना है, मैंने उसको बहुत ही फ्रेंडली वे में समझाया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए सुझाव अपनी, और क्वेरी और जो भी है वो सब लिखिए। और यार अगर सच में हेल्पफुल लग रहा है ना ये वीडियो, तो कमेंट जरूर करो, या प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करो। और लाइक करो वीडियो को, ताकि रिकमेंडेशन में जाएगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियोस दिखते रहेंगे यूट्यूब के पेज पर कि ये मेरा अगला वीडियो आ गया। तो आपको ऐसे ही मैं पूरे, जब तक मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, मैं आपको हेल्प करता रहूँगा, वीडियोस लाता रहूँगा, कुछ बताता रहूँगा, मेरा खुद का कुछ एक्सपीरियंस जो होगा मैं शेयर करूँगा, और लोगों से जो मेरी बातचीत चल रही है उनके बारे, उनसे पूछ के, और जो सुझाव होंगे वो मैं आपको शेयर करूँगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।